It's a very clearly written clinical scenario. I want you to write any diagnosis which comes to your mind. Please write it down. Everyone should write it down. I'll randomly ask from anyone. No one should say like, sir, I don't know, I have no clue. Write something down, please. It's very clearly written. A 25-year-old female recently delivered a normal and healthy baby after non-complicated pregnancy is admitted to emergency department with complaints of an inability to produce breast milk, irregular or absent periods, hot flashes, and a decreased sex drive. Other symptoms include fatigue, headaches, low pressure, low blood pressure, and hair loss. Of course, we are on to the topic of endocrinology, something related to endocrinology. So, of course, यहाँ पे कुछ और पकड़ के ना लिख देना. एंडो से रिलेटेड ही कोई बात हो रही है यहाँ पे. ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक. आता हूं मैं सिनेरियो की तरफ आता हूं, टॉपिक से होता हुआ आता हूं. Our today's topic is hypothalamus and of course pituitary hormones. वो बातें मैं नहीं करूंगा जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. You already people know that there is a connection between hypothalamus and pituitary. Hypothalamus control the pituitary hormones. Hypothalamus is the only part which consists of neurons and produce hormones, and this is how it converts the sensory stimuli into the hormonal responses. एनवायरमेंट से सेंसरी जितना स्टिमुलस है वो हाइपोथैलेमस ने लेना है और थ्रू सम फैक्टर एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है. और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको ये कंट्रोल करता है उसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एक बिल्कुल स्मॉलर पार्ट है जिसको पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं. द एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफिसिस एंड पोस्टीरियर इज कॉल्ड न्यूरो. व्हाई पोस्टीरियर इज कॉल्ड न्यूरो? बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस और न्यूरॉन्स के जरिए सिक्रीशंस आ रही होती हैं. नाउ लुक एट द लोकेशन ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, where it is located in the brain. अगर ये सारा cerebral cortex है, just like a very small lobe, जो कि आपको cerebral cortex के comparison में नजर आ रहा है, इसको बड़ा करके दिखाया गया यहाँ पे. एक और मेरे ज़हन में सिनेरियो आ रहा था कि आप लोगों को मैं वो भी देता, मैं वो बना रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं वैसे आपको वैसे डिस्कस कर लूंगा उसको. There is a person who presented with the chief complaint of diplopia. You know what is diplopia? Double VN. When investigated, there was no issues with the eye. The structure of eyes were okay. When MRI scan was done, there was a huge tumor present below the cerebral cortex. Then that tumor was diagnosed of the tumor of anterior pituitary gland. But still the question remains, why there was diplopia or why there was vision issue? एग्जैक्टली जहां पे वो ऑप्टिक क्याज्मा का स्ट्रक्चर जो भी आप स्पेशल सेंसेस में आपने पढ़ा है उसके बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जब ट्यूमर होता है तो वो जब स्वेल होता है उसको नीचे या साइड पे जाने की जगह नहीं होती. द ओनली प्लेस वेयर इट कैन गो इट्स अपवर्ड्स. जैसे ही अपवर्ड जाता है ऑप्टिक क्याज्मा को पुश करता है, डिप्लोपियाज, हेट्रोनीमस हेमिएनोपियाज और विजन के सिम्टम्स आते हैं. जो खुद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर के सिम्टम्स हैं वो कभी कभी बाद में अपेयर होते हैं. तो कुछ सिम्टम ऐसे पहले आ जाते हैं, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द ब्रेन. और ये तो आपको पता ही है, द एंटीरियर रिलेट्स टू ब्लड, द एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर रिलेट्स विद द न्यूरॉन्स. दिस इज हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स ऑल दीज एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन. बस ब्रीफ सा इसका आउटपुट है, इसकी मैंने बहुत लंबी छोटी डिटेल रखी भी नहीं है, इतना ही आपको बताना है कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एसीटीएच प्रोड्यूस करवाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, टीआरएच, टीएसएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल बोथ द एलएच, एफएसएच, जीआरएच एंड जीआईएच, दोनों स्टिमुलेटरी भी इनहिबिटरी भी, दोनों फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करते हैं. प्रोलैक्टिन के लिए भी ऐसा ही है. जो नीचे वाले हार्मोन है सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, ऊपर वाले हैं जो कि हाइपोथैलेमस जिनको कंट्रोल कर रहा है, प्रोलैक्टिन के लिए दोनों ही हैं. तो ये इसके सारे हार्मोन्स हो गए. कैन यू फाइंड वर्ड डोपामीन हियर इन द स्लाइड? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डोपामीन हियर? द प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. There are very few things in human body which can act both as a neurotransmitter and as hormones. And out of these three comes to my mind straight away: the epinephrine, the norepinephrine, and the dopamine. I'm using the word "the" with all these three because now these three are important. Epinephrine, norepinephrine, and dopamine, all three can act as a neurotransmitter and can act as well as hormones. Epinephrine and norepinephrine act as an hormone from adrenal medulla, and dopamine act as an hormone from the hypothalamus. And dopamine के नाम में inhibitory आ नहीं रहा है
लेकिन डोपा कभी एमसीक्यू ऐसे भी आता है यूएचएस का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड देयर इज रिटन नोवेयर द प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, द वर्ड डोपामिन इज यूज्ड है, तो आपको वही यूज करना पड़ता है, डोपामिन का आंसर करना पड़ता है। रिमेनिंग आर जस्ट द सीक्वेंसेस रिटन, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दीज। अगेन द सेम रिलीजिंग एंड स्टिमुलेटरी हार्मोन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। very interesting slide, very interesting slide, keeping in mind the sign and symptom of different diseases. ये ना कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हाइपोथैलेमिक इश्यूज रहे हैं, जरा गौर से स्लाइड पे फोकस करना है, और उनकी फिर ऑटोप्सीज की गई हैं उनकी ब्रेन की, और डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स को देखा गया है। नाउ लुक एट द एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फाइंडिंग व्हिच वर सीन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। द मोर हाईएस्ट नंबर ऑफ द एंडोक्राइन इज द प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, टाइम से पहले प्यूबर्टी अचीव हो गई। हाइपोगोनेडिज्म, द गोनेड्स कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली। डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। ओबेसिटी, एबनॉर्मेलिटी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, एमेसिएशन, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। ये सब देखे गए हैं कि जब देखा गया कि यार ये हाइपोथैलेमिक, जब हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है, लुक एट द रेंज ऑफ सिम्टम्स। ये कोई एक बंदा आके बताए ना, इट नेवर कम्स टू माइंड कि देयर इज अ हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम, वो कुछ और होता है ज़हन में जो डॉक्टर के चल रहा होता है, लेकिन इट इज सीन। Recently, I read a article, a short commentary somewhere published by one of my professors of medicine, and he has written there, he has recommended to the WHO that please declare obesity as a disease. ओबेसिटी को डिजीज कहना शुरू कर दिया जाए, इसको लिखना शुरू कर दिया जाए। ओबेसिटी को हम नॉर्मल लेते हैं कि एक बंदा ओबीज है तो इट्स ओके टू बी ओबीज, इट्स नेवर ओके टू बी ओबीज। डिक्लेयर इट एज अ डिजीज सो दैट वी कैन कंसिडर इट ऑन एज अ डिजीज, कि जब एक बंदा ओबेसिटी में जा रहा है तो उसको लगे कि अब ये नॉर्मली कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल रेंज से बाहर बात जा रही है, तो ओबेसिटी यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे है। और न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग भी साथ आती है, क्योंकि आपको पता है हाइपोथैलेमस इज आल्सो अ मेन न्यूरोलॉजिकल पार्ट, और उसमें आई साइन 78%, pyramidal sensory deficit 75%, and there is a very long list: headache, extrapyramidal sign, vomiting, psychic disturbance, somnoleness, convulsions. So if hypothalamus is involved, it's a very bad news for a person. It can create both kind of the problems. This was the scenario we just have seen. This problem is called as Sheehan syndrome. इसका नाम है ये शीहैन सिंड्रोम, ये जो डायग्नोसिस बना है। ये अगर किसी ने कुछ ऐसा लिखा है, ये किस ग्लैंड को किया है, तो जरा इधर देख लो, एक मिनट स्लाइड पे फोकस कर लो। इट इज द एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, हिस्ट्री थी अभी बेबी डिलीवरी की, मे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड लीडिंग टू फॉर्म ऑफ मैटरनल हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। क्यों? बेबी डिलीवरी में ऐसा क्या हुआ है? द सेकंड पार्ट, सच एक्सटेंसिव ब्लीडिंग में रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपको पता है कि हार्मोन्स का बनना सारा ब्लड फ्लो से रिलेटेड है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन एकदम ड्रॉप आउट हो जाती हैं। और अब देखो ना, एक ऐसी फीमेल जिसकी 25 ईयर या 30 ईयर एज है, जिसकी सारी लाइफ में कोई इशू नहीं बना एंडोक्राइन का, और एकदम बेबी की डिलीवरी के 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर अंदर एकदम ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में साइन एंड सिम्टम्स दिखाए हैं। तो देयर इज अ बिग इशू देयर। तो ये बहुत कॉमन है, इसको शीहैन सिंड्रोम कहा जाता है। इट इज द, इसको एक और टर्म भी दिया जाता है, पोस्टपार्टल नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट इट डाउन प्लीज। द अदर नेम फॉर शीहैन सिंड्रोम इज postpartal necrosis of pituitary gland. Postpartal necrosis of pituitary gland. Postpartal means after birth, and necrosis because of the absence of blood supply of pituitary gland. तो दोनों बातें यूज हो सकती हैं आपके यूएचएस के एग्जाम के अंदर, प्रॉफ के अंदर। इट कैन बी आइदर दी शीहैन सिंड्रोम और दी पोस्टपार्टल, और इसके साइन एंड सिम्टम्स आपने देख ली। मैं एक दफा स्लाइड रीड आउट कर देता हूं, सिर्फ अब हम साइन सिम्टम्स ज्यादा क्लियरली समझ आएंगे। A 25-year-old हिस्ट्री हो गई, is admitted to emergency department with complaints of an inability to produce breast milk. Which hormone do you think is involved? Prolactin. Absolutely. Formation of milk is associated with that. Irregular or absent period, which hormones? FSH and LH. Now we are dealing with anterior pituitary only, please. अब आपके anterior pituitary के साथ related है, उसी के sign and symptoms है जो इसके साथ चलेंगे। Hot flushes and decreased sex drive, again related to FSH and LH. Other symptoms include fatigue, headache, low blood pressure, a very big sign of a blood loss, and some hair loss as well. So ये सारे के सारे किसी एक हार्मोन को एड्रेस नहीं कर रहे, लेकिन एक ग्लैंड को जरूर एड्रेस कर रहे हैं, which we have just concluded the anterior pituitary. So anterior pituitary के बारे में बात होगी, हम पहले कर चुके हैं।
the front part, this part, the red part which is supplied by the blood vessels. ये एक स्लाइड है जो शो कर रही है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट इज अ स्लाइड विद स्टेनिंग. तो दो किस्म के सेल्स है जो नजर आते हैं जो स्टेनिंग के अकॉर्डिंग, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स. बी फॉर बेसोफिल, बी फॉर ब्लू. तो वो बेसोफिल ब्लू होते हैं जनरली, एसिडोफिलिक जो होते हैं वो पिंक होते हैं. अब दो किस्म के सेल्स हैं. खैर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड कि जिसमें हमें ये पता लग रहा है कि कौन से सेल की, जो आपके एक्सट्रीम राइट हैंड सेकंड लास्ट पार्ट में राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये आपके एमसीक्यूज है यूएचएस के. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है कि कौन से सेल्स कौन सी नेचर रखते हैं. तो कौन से एसिडोफिल्स हैं? दो सेल्स, द सोमेटोट्रॉप्स एंड लैक्टोट्रॉप्स, द प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन and the one producing prolactin. All others are called as basophilic cells. तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे, या आपके पैराग्राफ में जरूर लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में गाइटन में गिवन नहीं है, तो प्लीज राइट इट डाउन हियर समवेयर. जस्ट ये दो चीजें मुझे चाहिए इस टेबल में से, बाकी कुछ नहीं चाहिए. राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स प्लीज एंड राइट द नेचर ऑफ दोस, नेम ऑफ द सेल्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंड नेचर ऑफ दोस सेल्स. हार्मोन कितने प्रोड्यूस होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से? We have discussed in the previous lecture. These are 6. लेकिन सेल्स कितने हैं? एक कहां गया? The gonadotroph produces both FSH and LH. gonadotroph के अंदर दोनों आ रहे हैं, बाकी सब एक एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अगर क्विक रिवीजन करवाऊं, सोमेटोट्रॉफ प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन, लैक्टोट्रॉफ प्रोड्यूसिंग प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोट्रॉफ प्रोड्यूसिंग ACTH, थायरोट्रॉफ TSH, and then finally gonadotroph producing FSH and LH. अच्छा, फिर ये होता है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी. इसका सिर्फ नाम याद रख लेना. आई होप ये आप लोगों ने पहले एनाटॉमी में कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया होगा, इसको पढ़ लिया होगा शायद. तो ये सिर्फ ये जो सिस्टम है ना जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, इसका मतलब सिर्फ ये है द कनेक्शंस बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियरली दिस इज ब्लड सिस्टम, पोस्टीरियरली दिस इज न्यूरोनल सिस्टम. बस इतना इसमें फर्क है, इसके नाम को इतना याद रख लेना. ये पिक्चर में क्या है सीन है? ओके, आई हैव अ क्वेश्चन इन द पिक्चर. हु इज हैविंग नॉर्मल हाइट? यस यस यस, इट्स द लेडी विद द नॉर्मल हाइट. जस्ट एक कंट्रोल ग्रुप, रिसर्च वालों को ज्यादा समझ आएगी. एक कंट्रोल ग्रुप दे दिया और उसके साथ मेजर किया, तो लुक एट द पर्सन विद द टू अ वेरी लार्ज हाइट एंड वेरी स्मॉल. द प्रॉब्लम्स विद द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशंस. ग्रोथ हार्मोन की जब भी बात होगी तो ऑफ कोर्स ये दोनों बातें आएंगी. समवन हु हैज ग्रोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शंस एंड समवन हु हैज नॉट ग्रोन एट ऑल. Of course, it has a great relation with the childhood, the growth hormone production. Adulthood में आके growth hormone ज्यादा important नहीं रहता है, लेकिन childhood में इसकी बहुत ज्यादा importance है. Also called somatotrophs, secrete वो करते हैं इसको anterior pituitary cells. Acidophilic nature में. Just look at the size of growth hormone. It's a huge hormone containing of many amino acids. So it is a cluster of amino acid. Plasma level एक इसमें important है, less than 3 nanogram per ml. Daily output of growth hormone adult. ये कुछ memory questions हैं written in your book as well. Half life is 6 to 20 minutes. You know what is the concept of half life? Okay, then it's good. I don't have to discuss it here. ये ग्राफ है जिसमें दिखाया गया कि what is the relation of growth hormone with weight gain. Now look at the two graphs. There is a line of blue and then the red. This is a research oriented graph. ये experiment किया गया है जिसमें देखा गया कि comparison of weight gain of a rat injected daily with growth hormone with that of a normal mate. Now look at the range. Days के साथ देखा गया, कई days के साथ. Look at the weight gain with growth hormone. It is proving what? This graph is showing what? That the growth hormone has everything to relate with the growth of the body. ऑफ कोर्स यार, एक बच्चे के हार्ट का साइज और एक बड़े के हार्ट का साइज सेम नहीं होता. एक बच्चे के लिवर का साइज और बड़े के लिवर का साइज सेम नहीं होता, और साइज ही नहीं, उनका वेट भी सेम नहीं होता. एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दैट इज द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन इन चाइल्डहुड. दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट showing two types of monkey. The left one is normal, the right one is one in which the anterior pituitary is removed. What has happened after 2 years of the removal of anterior pituitary in your left hand side? The monkey has a stunted growth. Both have the same, almost same birth period, but just look at the effect of the removal of anterior pituitary. There is no growth hormone. More than 50% of cells are producing that, so there is a stunted growth. अगर हम कुछ headings कर लेना hormones की, हमने सारे hormone को headings में करना है. It will make our life very easy in the endocrinology. The number one heading
इज नेचर ऑफ द हार्मोन, किसी भी हार्मोन में इन क्वेश्चंस का आंसर आपने जरूर करना है. यू हैव टू मेमोराइज कि अच्छा नेचर पता है, दैट्स गुड, लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? अगर नेचर पता लग गई तो उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल नेक्स्ट पार्ट है, विच इज द मोड ऑफ एक्शन, हाउ दैट हार्मोन इज वर्किंग ऑन इट्स रिसेप्टर, ऑन इट्स टारगेट्स. The next important is the functions. मैं functions की heading दे लेता हूं. When we are talking about the metabolic functions, तीन चीजों की बात करनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. मैं एक और चीज आपके लिए आसान कर देता हूं, एक स्टेप आगे लेके जाता हूं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, कि मैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, दो पॉइंट मुझे इसके एड्रेस करने हैं, 2 पॉइंट्स. What that hormone is doing with cellular uptake of glucose. पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आंसर करना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एड्रेस करना है, व्हाट विल हैपन टू ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज. बाय द वे, अगर इन दोनों पॉइंट्स को देखो तो आर दीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. If a hormone, hypothetically, if a hormone is increasing the cellular uptake of glucose, what will happen to blood level? And vice versa. For protein, we have to think of one thing. Either it is making them, any hormone, or breaking them. बना रहा है कि तोड़ रहा है, इनकी synthesis कर रहा है या lysis कर रहा है. And same is the case with lipid. Synthesis of lipid, is it is happening, or lipolysis. मेटाबॉलिक फंक्शन में कौन से क्या करना है हमने? मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या तीन चीजें देखनी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड. कार्बोहाइड्रेट में दो चीजें क्या देखनी है? सेलुलर अपटेक, ब्लड लेवल. प्रोटीन, लिपिड में सेम, आइदर मेकिंग और ब्रेकिंग देम. नॉन मेटाबॉलिक में आएंगे एनी फंक्शन अदर देन रिलेटेड टू दीज थ्री, एनीथिंग अदर देन these. Then for your understanding, a very important heading, UHS की MCQ की फेवरेट पार्ट है ये, the regulation of the hormone. मैं आपको एक बात बता दूं, इन सब हेडिंग्स में से एक ये मेटाबॉलिक फंक्शन और रेगुलेशन आपके MCQ एंडो के आते ही इन दो पार्ट्स में से. एक हार्मोन उठा लेते हैं, उसका या तो मेटाबॉलिक फंक्शन का पूरा स्टेटमेंट बना देते हैं, हार्मोन पूछा होता है, और ये बहुत इंटरमिक्स्ड है. अभी हम करेंगे ना, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि आपको कहां पे डिफरेंशिएट करना है कि नहीं ये उसका फंक्शन है, ये उसका फंक्शन. काफी सारे हार्मोन मिलके एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी डिमार्केशन पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं. रेगुलेशन में दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे? द थिंग्स विच आर स्टिमुलेटिंग दिस हार्मोन प्रोडक्शन एंड थिंग्स विच आर इनहिबिटिंग इट. स्टिमुलेशन कौन कौन कर रहा है हार्मोन की, कौन इसके लेवल को अप कर रहा है ब्लड में, और कौन है जो इसके लेवल को अप नहीं होने दे रहा है, उसको डाउन कर रहा है, इनहिबिशन. And finally, last but not the least, are diseases associated with a particular hormone. और उसमें भी दो parts बनते हैं, over secretion of a hormone and under secretion of a hormone. So what are the headings we are going to follow for every hormone detail? The nature कौन कौन सी की हुई हमने? The three natures, protein, polypeptide, steroid, or amino acid derivatives. Then mode of action directly proportional to nature. If it is polypeptide or protein, cell membrane receptor. If it is steroid or thyroid hormone, then of course inside the cell. Functions में दो कैटेगरी हमें याद हो गई, हमने कर ली, अभी देखते हैं इंडिविजुअल. ग्रोथ हार्मोन की आज ये हेडिंग करते हैं हम सिर्फ. Regulation, what is stimulating it, what is inhibiting it, and finally diseases over secretion and under secretion. If I am talking about growth hormone here, then what is the nature? A polypeptide hormone. Anterior pituitary के सारे हार्मोन कौन से हैं? Polypeptide है. तो ये तो हमारी वैसे डिटेल बड़ी आसान हो गई. What is the mode of action? Is it, अच्छा G प्रोटीन है या एंजाइम लिंक्ड? एंजाइम लिंक्ड वाले तीन याद है, तो ये उसमें तो नहीं आता. तो इसका मतलब है ये जी प्रोटीन कपल्ड है. जी प्रोटीन कपल्ड में अगली डिटेल क्या करनी थी? इज इट जीएस, जी क्यू और जी आई? यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड राइट इट हियर कि इज इट जीएस और जी क्यू. ये आपने देखना है और इसको लिखना है यहाँ पे. ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं. जब आप एंडो रिवाइज करोगे ना या क्लास टेस्ट के लिए एंडो को पढ़ोगे,
तो काइंडली इन हेडिंग को फॉलो कर लेना, आपके लिए चीज बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी. You will automatically solving the MCQ by doing these. Now coming to the metabolic functions, very very tricky and very important. अब प्लीज फोकस टुवर्ड्स मी फॉर द लास्ट 5 to 10 minutes, क्योंकि यही है इसका मेजर जंक आज के लेक्चर का, जिससे मुझे फोकस करवाना है और आपको क्लियर करना है. Growth hormone is performing its function via two ways. Now listen to me very carefully. दो तरीके से काम कर रहा है. One method is directly going to the cells, directly causing what it is causing. And another method is an indirect route via producing another thing by the liver, insulin like growth factors type 1. मैं रिपीट करता हूं, मैंने जो बोला मैं रिपीट करता हूं. मैं क्या कह रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन अपने आधे काम खुद कर रहा है, अपने रिसेप्टर पे जाता है, नॉक करता है, अपने काम करवा रहा है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस करवा के. और दूसरा तरीका वो क्या इख्तियार करता है, वो लिवर के पास जाता है, लिवर को कहता है यार मुझे स्पेशल सब्सटेंसेस बना के दो जो मेरे हिस्से का काम करें. और उन स्पेशल सब्सटेंसेस का क्या नाम है जो लिवर बनाते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टाइप 1, और देयर इज अनदर नेम फॉर देम, सोमेटोमेडेंस. एक आपने वर्ड सुना होगा सोमेटोस्टेटिन, समथिंग इनहिबिटिंग द सोमेटोमेडेन, हेल्पिंग द ग्रोथ हार्मोन. इसका नाम भी ऐसे बनाया गया. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है या एमसीक्यू, अब मैं जितनी लाइंस बोल रहा हूं ना वो सारी बारी बारी यूएचएस के एमसीक्यू की तरफ घूम रही हैं. Which of the two action will be quicker and which of the two actions will be slower to take place, direct or indirect? Direct one will be quicker, वो खुद पहुंच गया काम लेके. And the actions coming through the somatomedins are relatively slower and long lasting as well. ग्रोथ हार्मोन एक दफा प्रोड्यूस हो गया लेकिन काम शाम तक चल रहा है, वो ब्लड में है ही नहीं. तो वो कौन है जो उसका काम अब तक कर रहा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. इसकी दो टाइप्स होती है, टाइप 1 टाइप 2. ये टाइप 1 है जो यहां पे काम करता है, जो इसके लिए पार्टिसिपेट कर रहा है. कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसे, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है इसे. क्योंकि अभी इन दोनों का कंपैरिजन आने लगा फंक्शंस के अंदर. मैं फंक्शंस करवाऊंगा ना, ग्रोथ हार्मोन के डायरेक्ट एक्शंस और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के एक्शंस, इनका कंपैरिजन करवाऊंगा मैं अभी. Now I am talking about the direct actions of the growth hormone on the cell. Growth hormone, when deals with the carbohydrate metabolism, it decreases the cellular uptake of glucose. What does it do? So what will happen to blood glucose level? Definitely increase. अच्छा वो कर क्यों रहा है इसकी बात मैं बाद में करता हूं, पहले सिर्फ मैं अभी कैटेगोरी के लिए बता दूं, वजह भी तो होनी चाहिए ना. क्या वजह बनी है तो बात, बल्कि वेरी बैड न्यूज फॉर द सेल. इफ समथिंग इज डिक्रीजिंग सेलुलर अपटेक, इट इज वेरी बैड न्यूज फॉर द सेल. सेल को ग्लूकोज नहीं पहुंचा रहा, समथिंग इज बैड. लेकिन अभी मैं बताता हूं, इसकी रीजन की तरफ लेके जाता हूं. हाउ इट डिक्रीजेस द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, अ यूएचएस एससीक्यू ऑफ 1 mark and UHS MCQ, by increasing the insulin resistance. By increasing what? Insulin resistance. इंसुलिन का तो पता है ना ग्लूकोज के साथ क्या करता है, सेलुलर अपटेक को ज्यादा करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है. अगर ग्लूकोज एक काम बिल्कुल, सॉरी, अगर ग्रोथ हार्मोन एक काम बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट कर रहा है, तो व्हाट्स द वे ऑफ डूइंग दैट, बाय इंक्रीजिंग. इंसुलिन के रिसेप्टर का नाम क्या था, एंजाइम लिंक्ड. एंजाइम लिंक्ड ग्रोथ हार्मोन उस एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को जाके इनहिबिट कर देता, उसको ब्लॉक कर देता. जैक-स्टैट पाथवे ऑफ द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर उसकी फंक्शनिंग को इनहिबिट कर देता. एंड दैट्स हाउ द इंसुलिन आ रहा है, नॉक भी कर रहा है, लेकिन रिसेप्टर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. व्हाई नॉट रिस्पॉन्डिंग, ग्रोथ हार्मोन हैज डन इट्स वर्क. नाउ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज राइजिंग, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजिंग. तो क्या ख्याल है, अगर ग्रोथ हार्मोन ओवर प्रोड्यूस होगा, कैन इट कॉज डायबिटीज? इट इज डायबेटोजेनिक हार्मोन. ये भी एक
अभी बनेगा एंड पे, हमारे सारे एंडो के बाद होगा, मैं आपसे पूछूंगा डायबेटोजेनिक हार्मोन के नाम बताओ, एवरीवन व्हिच इज डूइंग दीज टू थिंग्स इज डायबेटोजेनिक, और जो नंबर वन ऑफ द लिस्ट है वही डायबेटोजेनिक ग्रोथ। डायबेटोजेनिक का ये मतलब नहीं है कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग में डायबिटीज कर रहा है। डायबेटोजेनिक का मतलब ये इट हैज टेंडेंसी टू डू डायबिटीज व्हेन इट इज ओवर प्रोड्यूस। नॉर्मली इसका प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली हमारा फायदा ही होने वाला है। मैं नेट इकट्ठा करता हूं एंड पे वो कैसे होने वाला है। प्रोटीन, इट कॉजेज हाई प्रोटीन सिंथेसिस। ग्रोथ कैसे होगी? हमारा स्ट्रक्चर बना ही कौन रहा है बॉडी का? प्रोटीन्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रोटीन को तोड़ा जाए। प्रोटीन को तोड़ के अपना काम कर, कार्बोहाइड्रेट के खिलाफ इसने जरा उल्टा सीन चला दिया। मैं बताता हूं उसमें होता क्या है। प्रोटीन में उसने क्या कर दिया, प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहा है, अमाइनो एसिड सप्लाई सेल को बढ़ा रहा है। अब प्रोटीन सिंथेसिस से एक स्टेप पीछे जाओ, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी? हाउ मेनी एसेंशियल, हाउ मेनी नॉन एसेंशियल? और इन एडल्ट्स, अच्छा मैंने जैसे एडल्ट बोला सर 8 और 12, सर 4 and 16, 20 प्लस करी जा रहे माइंड, 9 and 11 in adults, 9 are essential, 11 are non-essential. There is a one amino acid which become non-essential in adult, that is arginine. और उसकी वजह मैं बता देता हूं, आप लोगों को वैसे पता ही होगी कि what happens in kids, in children, the liver is not that much grown, that's why urea cycle is not fully functional. In adults, the urea cycle becomes fully functional, and during urea cycle, arginine start coming out of it, and it become non-essential. Body में खुद ही प्रोड्यूस होने वाले को कहते हैं ना non-essential. तो in adults it is 9-11, in kids it is 10-10. Anyways, खैर ये डिस्कशन नहीं है। पॉइंट ये है कि ये 9 हो या 11 हो, ये 20 के 20 रिक्वायर्ड है अगर ये काम करना है तो इसका मतलब है इनकी सेल में एंट्री ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? Another MCQ with growth hormone. What happens to the amino acid entry into the cell during growth hormone production? It increases. उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है सेल के अंदर, क्योंकि रॉ मटेरियल तो यही है जिसने आगे जाके अमाइनो एसिड्स बना, जिसने आगे प्रोटीन बनाने हैं, सॉरी। तो दिस इज व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन डूइंग विद इट। ओके, व्हाट इज हैपनिंग टू लिपिड? लिपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ता है। कैन यू टेल मी सम चीफ सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर लिपिड इज स्टोर्ड? एब्सोल्युटली, एडिपोज टिश्यू एंड फॉर लिपिड एंड लिवर। लिवर के फैटी लिवर एक प्रॉब्लम भी है ना, जिसमें बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो जाता है। दो पार्ट्स मैंने जो आप जिस तरफ जा रहे थे ना, स्केलेटल मसल उस तरफ जा रहे थे, वो ग्लाइकोजन की बात थी। मैं ग्लाइकोजन की बात नहीं कर रहा, मैं फैट की बात कर रहा हूं। मैं आपको अब अगला एमसीक्यू की तरफ आ रहा हूं। एमसीक्यू, ग्रोथ हार्मोन किन सेल्स पे एक्ट करेगा लिपिड तोड़ने के लिए? एडिपोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट्स। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं आपको। अब अगली बात, why growth hormone is breaking lipid? So what will happen to the cellular level of lipids? अब मैं एक लाइन बोलता हूं तो आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का काम अभी समझ आ जाएगा एक लाइन से सिर्फ। ग्रोथ हार्मोन is shifting the cell metabolism from usage of glucose towards usage of fat. ग्रोथ हार्मोन क्या कह रहा है सेल को? ग्लूकोज यूज नहीं करो, कोई ऑल्टरनेटिव भी तो दो ना यार। अगर ग्लूकोज ले रहे हो तो ऑल्टरनेटिव क्या दे रहा है उसकी जगह पे? फैट। यू कैन टेक फैट्स ऑफ द योर बॉडी, ऑन बॉडी, एंड यूज इट एज अ एनर्जी सोर्स। यू कैन यूज इट, आवर बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू यूज इट, नॉट प्रेफर्ड बट हैज अ टेंडेंसी टू यूज इट। अब अगली बात पे चलता हूं। व्हाई ग्रोथ हार्मोन इज टचिंग ऑल दिस कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड थिंग्स? इसको तो सिर्फ प्रोटीन का काम करना चाहिए था। प्रोटीन के पास जाता, पर अमाइनो एसिड एंट्री ज्यादा करता, प्रोटीन बनाता जाता, हमारी ग्रोथ होती। इनके साथ क्यों इंटरफेयर कर रहा है? व्हाई द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीजिंग? अब सुन लो, गौर से बात सुननी है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा क्योंकि बहुत सारे हार्मोन में ये बात दोबारा भी करूंगा मैं इंशाल्लाह। ग्रोथ हार्मोन is increasing the blood glucose level and diverting this glucose towards the brain. सारे बॉडी के सेल से ग्लूकोज की अपटेक रोक देता है और किस तरफ डाइवर्ट कर रहा है? ब्रेन की तरफ। बिकॉज ब्रेन इज द वन
which needs quite a good amount of glucose during growth. और ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन. ये ग्रोथ हार्मोन को किसी ने सिखाया नहीं है, ये अल्लाह ताला ने उसके लिए काम फिक्स कर दिया है, ऑटोमेटिक ये करता रहेगा. और अल्लाह ने जो चीज जिस तरह से बनाई है उसको वैसी इंपॉर्टेंस दी हुई है. अब आपको एक पिक्चर बन रही होगी क्लियर. अब हो क्या रहा है कि ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस तो करवा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बॉडी को एनर्जी भी तो चाहिए, वो लिपिड पे शिफ्ट कर रहा है. और बॉडी की ग्लूकोज किसको सप्लाई बढ़ा दी है? सारी की सारी ह्यूज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ब्रेन. एंड आपको पता है ना कि मेटाबॉलिक रेट बच्चे का बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ किड इज इट्स 120 to 150 beats per second. If a child heart is beating at 100 beats per second, he or she is having bradycardia. इतना ज्यादा हार्ट रेट, इतना ज्यादा मेटाबॉलिक रेट बॉडी कैसे अफोर्ड करेगी? उतनी एनर्जी भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी उतना चाहिए. और ब्रेन इसमें से वो है जिसका सबसे ज्यादा है, जो सबसे आगे एटीपी खाने के अंदर, क्योंकि 3 सेकंड भी गुजारा नहीं करता बगैर ऑक्सीजन के. सो दैट्स व्हाई दिस होल ग्लूकोज. तो बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगी नहीं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन. डायबिटीज नहीं हो जाएगी, ये सारी शिफ्ट हो जाएगी ब्रेन को, और ब्रेन उसको यूज करेगा. यस, इट कैन यूज दैट. मैं आपको अब एक और एमसीक्यू मेरे जहन में अभी आया है, ये मैं सोच के नहीं आया था, मेरे जहन में आया. इफ द सेल्स प्रेफरेंस इज टुवर्ड्स द लिपिड, गौर से मेरी लाइन सुननी जो मैं बोलने लगा हूं. इफ अ सेल्स प्रेफरेंस इट्स टुवर्ड द यूज ऑफ लिपिड, then such environment is called as ketogenic. ऐसी एनवायरमेंट को जब ह्यूमन बॉडी में क्रिएट हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? कीटोजेनिक. द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म कीटोन बॉडीज when a cell is shifting from glucose use towards the lipid use. So growth hormone is diabetogenic and ketogenic. कीटोजेनिक की साइंस समझ लो, उसकी सेंस समझ लो, फिर गलत नहीं होगा कभी. रट्टा लगाओगे तो वो तो कोई कीटोजेनिक निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा. लेकिन इसका मतलब है आज के बाद मैं आपको सारे हार्मोन जो बताऊंगा जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म सारी शिफ्ट कर रहे हैं लिपिड की तरफ, तो वो टेंडेंसी किसकी बढ़ा रहे हैं? कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, कीटोजेनिक की तरफ लेके जा रहे हैं. लेट मी शो यू अ स्लाइड. द अपर पार्ट ऑफ द स्लाइड इज शोइंग द डायरेक्ट एक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. The lower part of the slide is showing the action through the insulin-like growth factors. Can you spot the differences? Only opposite differences. बाकी नहीं मुझे चाहिए. 2-3 काम opposite हो रहे हैं बिल्कुल. गौर से देखो जरा. What about lipolysis? The growth hormone is causing lipolysis. The insulin like growth factor are causing anti-lipolytic activity. मतलब शायद लिपिड बना रहे होंगे. Okay. What is happening to the insulin sensitivity or resistance? Growth hormone is decreasing the insulin sensitivity, hence increasing the insulin resistance. And what is IGF? IGF का नाम क्या बोला? Insulin like. So of course insulin like का काम क्या है? इंसुलिन को, अब इंसुलिन जैसा फंक्शन ज्यादा करना, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज्यादा कर रहा है. सो हम क्या याद करें फिर? ग्रोथ हार्मोन इज कॉल्डिंग लिपोलाइसिस और लिपोजेनेसिस. ग्रोथ हार्मोन इज कॉजिंग इंक्रीज अपटेक ग्लूकोज और डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. आपको 2 किस्म के एमसीक्यू इसमें से आएंगे. आइदर द वर्ड इज यूज्ड विद ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली और द शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. बोथ आर द सेम थिंग. Or the other words can be used growth hormone long term actions or growth hormone indirectly. दोनों के आंसर डिफरेंट हो जाएंगे. दोनों के आंसर डिफरेंट हो जाएंगे. अच्छा, ओवरऑल ये लिखा ही नहीं हुआ स्टेटमेंट में, लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. डायरेक्ट वाला चूज करें, डायरेक्ट वाला. हमें डायरेक्ट वाला आंसर चूज करना. लेट मी क्लेरिफाई दीज एमसीक्यू वेरी क्लियरली फॉर यू पीपल. इसमें कोई डाउट नहीं रखना प्लीज लेक्चर के बाद. मेरा काम आपकी कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है, आपकी कंफ्यूजन को इजी करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ये स्लाइड में इसलिए सीधा इस पे जंप किया है, मैंने दरमियान में ये सारी स्लाइड स्किप कर दी. मुझे उनकी जरूरत नहीं है आपको समझाने की, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना बुक के अंदर, जब आप आईजीएफ पढ़ रहे होगे वो फंक्शन कुछ और शुरू हो जाएंगे. जब आप ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे होगे फंक्शन कुछ और, आप खुद कंफ्यूज हो रहे यार ये हो क्या रहा है यहाँ.
ये तो दोनों चीजें मिक्सअप हो गई, लेकिन मिक्सअप कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रोथ हार्मोन के अर्लियर फंक्शन वो हैं जो ऊपर वाले हिस्से में लिखे हुए हैं, एंड द अदर फंक्शंस व्हिच आर डन बाय IGF-1 आर ऑन द लोअर साइड. बाय द वे, if I want to describe a difference between the action of growth hormone in child and adult, what is a major difference? There will be no bone growth in adult. बोन्स की ग्रोथ रुक जाए. हाइट क्यों अचीव कर लेते हैं? मैक्सिमम हाइट होती है एक हमारी, हम एडल्टहुड पे अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा हाइट नहीं लेते हैं, क्योंकि द ग्रोथ, द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बोन्स हैज टेकन प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. व्हाट अबाउट एक्शन ऑफ स्लीप ऑन ग्रोथ हार्मोन? स्पॉट आउट करोगे जरा? मैं इस हेडिंग पे आ गया हूं, रेगुलेशन. अपर वाला पार्ट बता रहा है स्टिमुलाइट दैट इंक्रीज, लोअर वाला रेड में लिखा है स्टिमुलाइट दैट डिक्रीज. व्हाट अबाउट द स्लीप? देयर आर 2 MCQs फॉर दैट. स्लीप का पार्ट स्टिमुलेशन में भी लिखा हुआ है, इनिबिशन में भी लिखा हुआ है. व्हाट इज द डिफरेंस? डीप स्लीप एंड रेम स्लीप. इफ यू आर इन डीप स्लीप, then it is the cause of stimulation of growth hormone. If you are in REM, rapid eye movement sleep, then the growth hormone secretion will decrease. इसको आसान जबान में बोलने, किसी नॉन मेडिकल बंदे को बताना हो तो, अगर नींद गहरी आ रही है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर डिस्टर्ब नींद सो रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड. अगर एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी या कुछ है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी डिस्टर्ब होती है वो स्लीप है. जब वो क्राई करता है तो वो सो नहीं सकता, तो इसकी वजह से जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है बच्चे में, न्यू बॉर्न में जो स्लीप का पैटर्न है, उस दिन भी आपको बताया था 20 to 22 आवर्स है पर डे, और वो रिड्यूस होता जाता है. और वो 20 to 20 आवर्स सिर्फ टाइम नहीं मैटर कर रहा, उसकी क्वालिटी भी बहुत मैटर कर रही है, कि जिस पैटर्न में या जिस तरीके से वो सो रहा है, ही और शी शुड बी फुली एब्सोल्युटली नॉर्मल. अगर कोई डिजीज है खुदा ना खास्ता, उसके पेट में दर्द है, बच्चा तो सिर्फ रोता ही है, जो भी प्रॉब्लम उससे होती है वो बता नहीं सकता. 1 year old से कम की बात कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स उसको फिर क्या होगा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ग्रोथ स्टंटेड होगी. इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जितने, अब गौर से बात सुनना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल साइन कोरिलेट करने लगा हूं. जितने बच्चों में पैदाइशी प्रॉब्लम्स होते हैं स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट, आपने सुना होगा दिल में सुराख is a very common term used for atrial septal defect. There can be ventricle septal defect. There are many heart pathologies in a newborn child. बहुत कॉमन हो जाता है. एक वर्ड लिखा होता है उसके ना डायग्नोसिस में, फाइनल ईयर पीडियाट्रिक्स का सिनेरियो शुरू होता है. A 7-month-old child with stunted growth. सिनेरियो किस तरफ जा रहा है? हार्ट की तरफ. आगे बताएगा, हार्ट रिलेटेड सिम्टम बताएगा, साइनोसिस है या नहीं है, साइनोटिक नॉन साइनोटिक डिजीज में क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन उसका पहला वर्ड यहां से शुरू होता है, स्टंटेड ग्रोथ. नाउ दिस इज द कॉज है, द रैम एंड नॉन रैम और वो सारा, और स्लीप है ही नहीं, फिर तो ग्रोथ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी. मैं तो रैम और नॉन रैम का डिफरेंस आपको बता रहा हूं अभी. व्हाट अबाउट द चाइल्ड जो सो ही नहीं पा रहा है, उसका क्या बनेगा? तो आप यू कैन टेक दैट थिंग इन माइंड कि क्या होगा. डेफिनेट ऑफ कोर्स हाइपोग्लाइसीमिया, जितनी आपकी एक्सरसाइज स्टेट है, फास्टिंग स्टेट है, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होना है, उसमें ग्रोथ हार्मोन विल बी देयर. What is the difference of growth hormone levels with sehri and with iftari? Just post sehri, the growth hormone level बहुत ज्यादा होंगे, बहुत कम होंगे. आपने माशाल्लाह जिस तरह आप सहरियां करते हैं वैसे भी तो तबाही फिर गई होगी, ग्रोथ हार्मोन चिल कर रहा होगा आराम से. और मेरे ख्याल में what will happen to the growth hormone post iftari? बैग उठाया जा रहा है आराम से बाहर, बड़ा काम ही कोई नहीं इस बंदे के अंदर मेरा आज के बाद, छोड़ दिया उसने, आपने उसको छोड़ दिया. जस्ट टेलिंग यू इन अ फनी वे टू मेमोराइज दीज थिंग्स, कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया, जो भी हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, उसके कोई भी ले लो, फास्टिंग में चले जाओ, स्वेयर एक्सरसाइज, एथलीट्स में चले जाओ, उन सब के अंदर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन एकदम रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन ऑफ कोर्स इसके ऑपोजिट आ जाओगे तो उसके अंदर ये सारी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी. एंड प्लीज रिमेंबर वन वर्ड हेयर, the stressful stimuli written below the glucagon. Stressful stimuli, whenever you are in stress, there are 5 hormones which are released in the blood and one of them is growth hormone. मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको फिर ज्यादा अच्छा याद होगा. Listen to me, लास्ट लाइन है उसमें लेक्चर खत्म करता हूं मैं. Every hormone
which increases blood glucose level. Every hormone which increases blood glucose level will be a stress hormone. ये कॉमन लाइन याद रख लो. Every hormone that increases blood glucose level will be a stress hormone. क्यों? क्या हार्मोन का स्ट्रेस में रिलीज होना इज अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? इट्स अ वेरी गुड न्यूज. अगेन, ब्लड में ग्लूकोज लेवल होने की लॉजिक यहां पे क्या थी? ब्रेन की तरफ. स्ट्रेस में कौन सा बॉडी पार्ट है आपका जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है? तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है, 5 हार्मोन रिलीज होते हैं, पांचों के पांचों मिलकर ब्लड ग्लूकोज लेवल इतनी ज्यादा कर देते हैं कि वो सारी किस तरफ डाइवर्ट होती है? ब्रेन की तरफ. आपको पता है स्ट्रेस में कब तक रहते हैं? जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाते. Whenever you decide something about stress, you come out of it. ये ह्यूमन का रूल है एक. और डिसीजन लेने में आपकी हेल्प क्या चाहिए? आपको ग्लूकोज चाहिए. और एक और इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है, हम सबको स्ट्रेस होती है, हम स्ट्रेस में खाना पीना छोड़ देते हैं. नहीं सर, मैं तो मर जाता हूं खा खा के. साथ ही पक्का स्टूडेंट ने बोलना होता है, जब मैंने बात करनी होती है ना हर क्लास में, स्टूडेंट कहते सर मैं तो स्ट्रेस में बहुत खाती हूँ. सर मैं तो स्ट्रेस में बहुत खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. पता नहीं कौन सी स्ट्रेस है जिसमें आप खाते हो. पता नहीं खाने की स्ट्रेस होगी, शायद उसी में खा रहे हो बैठ के. नॉर्मली, अच्छा चलो मैं ऐसे बात कर लेता हूं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स स्ट्रेस में नहीं खाते. अब आप में जो जो खाते हैं बेस्ट ऑफ लक, गुड. अब आप खाना भी नहीं खा रहे हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होनी है, वो हार्मोन करते हैं. थैंक यू वेरी मच.